नमस्कार मित्रों। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 215वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये जो हमारी 215वीं राष्ट्रीय वेबिनार है, जिसका विषय आप सबको विदित है, कंटेंट क्रिएशन के लिए एआई टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन। इस विषय पर आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो ये जो आज का विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसकी विस्तार से बात मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, लेकिन मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जैसे कि हमारी परंपरा है, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हम सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करते हैं। और सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रियंका सिंह, जो भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। मीडिया और संचार के क्षेत्र में उनका व्यापक बहुआयामी अनुभव रहा है। अकादमिक क्षेत्र में आने से पूर्व वे रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी रहीं और एक लोकप्रिय रेडियो प्रेजेंटर के रूप में आरजे प्रियंका के नाम से अपने प्रोग्राम्स, अपने शोज आप करती रहीं और अपने श्रोताओं के बीच में आपने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की उपाधि प्राप्त करने के बाद रेडियो पॉडकास्टिंग में अब पीएचडी के लिए एक निजी विश्वविद्यालय से आप रजिस्टर्ड हैं। सुश्री प्रियंका सिंह संस्थान की जनसंपर्क गतिविधियों का दायित्व भी सक्रिय रूप से संभाल रही हैं। वेबिनार श्रृंखला के सफल संचालन और समन्वय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे इस श्रृंखला की संयोजक के रूप में निरंतर हमारे साथ जुड़ी हैं। मीडिया शिक्षा, रेडियो स्तुति, डिजिटल संचार और आयोजन प्रबंध में उनकी सक्रियता ने उन्हें एक ऊर्जावान और समर्पित मीडिया शिक्षक के रूप में स्थापित किया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। सुश्री प्रियंका सिंह। Thank you so much, sir. Namaskar and welcome all of you to this webinar 215 webinar. Before moving ahead to begin our webinar, let's remember Ma Saraswati through this one. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, उनका विश्वास कमजोर होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। शक्ति हमें दे न दाता, उनका विश्वास पूरे होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर की मन का कोना, हम चले के रास्ते पे हमसे कर भी कोई भूल होना, हम चले के रास्ते पे हमसे कर भी कोई भूल होना। By this, we are pleased to welcome you all in our 215th webinar of Media Webinar Series. With pride, we announce that Communication Today, which is a 30-year-old bilingual media quarterly journal considered as the lighthouse of media professionals, and Bharati Vidyapeeth Institute of Computer Application Management, New Delhi, which is a 60-year-old institution, have joined together to organize this online media series. So the subject of today's session is AI tools for content creation, which is addressed exactly through the parameter of content creation, considering AI tool as a main topic. From generating script and blog draft with large language models to creating images, video, voiceover in minutes, this is all the task of AI. So we will be discussing about these. We also discuss about tools can automate research, repurpose content across platform, assist with SEO, design graphics, edit, come critical questions. So there are different aspects of AI tool when it comes to content creation. So we will be discussing further about this. Before moving ahead, today we have our eminent speaker, Dr.
Paramveer Singh sir, Professor of Department of Mass Communication and New Media from Central University of Jammu, Rajasuchi District Sabha. Sir, we welcome you all and we are eagerly waiting to listen you to know more about specialization in digital media and how you are going to teach us about the same topic. His research and teaching focus on how emerging technology reshapes storytelling, audience engagement, and media ethics. His insight today will help us to move beyond the hype and understand the practical, responsible use of AI in daily content workflow. We live in a moment where content is no longer just king. Speed, scale, and personalization rule along it. The subject of today's session, that is AI tools for content creation, address exactly this shift from generating a small script to delivering it and making it more presentable. अगर हम बात करें एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाने की और उसे डिलीवर करने की, हर छोटी छोटी चीजों में हम एआई का यूज करके उसके और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं. सो किस तरीके से हमें उस टूल का यूज करना चाहिए, किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन में एआई हेल्प करने वाला है, हम ये सारी चीजें जानेंगे. सो फॉर दैट आई वेलकम परमवीर सर फॉर द सेशन. थैंक यू सो मच सर. ले हमको मन की शक्ति देना केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि आत्मबल, सकारात्मक सोच और मानवीय मूल्यों का एक सुंदर संदेश है. प्रियंका जी की इस भावपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे वातावरण में एक श्रद्धा, संवेदना, एक नई ऊर्जा का संचार किया है. यह वंदना हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल सूचना प्राप्त करना नहीं बल्कि विवेक, विनम्रता और मानवीय संवेदनाओं का विकास भी है. मैं फिर अनुरोध करता हूं प्रियंका जी से आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर परमवीर सिंह का ई बुके भेंट कर स्वागत, अभिनंदन करें. प्रियंका जी. Sure, sir. Let me share your e-book. सर, ये जो ई बुक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे हमारा जो मैसेज है वो ये है, जैसे ये ई बुक फूलों की खुशबू स्प्रेड करता है, उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी वो खुशबू हम फील करें और महसूस करें. सिमिलरली इसकी फ्रेशनेस, इसकी क्रिएटिविटी को अपने लाइफ में इम्बाइब करें और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं उसी फ्रेशनेस और उसी क्रिएटिविटी के साथ. सो थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. ये फूलों की खुशबू जिस तरह से आपके जीवन में उमंग, उल्लास और कर्मनिष्ठा को जागृत करती है, उसी प्रकार विचारों की जो ये खुशबू है ये भी दिग दिगंतर में इसी तरह प्रचारित होती रहे. इन्हीं उद्देश्यों से हमारी ये जो ज्ञान यात्रा है पिछले लगभग 6 वर्षों से निरंतर चल रही है. और मेरा तो ये मानना है कि 215वीं वेबिनार एक संख्या नहीं है बल्कि निरंतर संवाद, ज्ञान साझेदारी और बदलती मीडिया की दुनिया को समझने की जो हमारी एक सामूहिक यात्रा है उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. और आज का जो हमारा विषय है जिस पर प्रोफेसर परमवीर सिंह एड्रेस करेंगे, उनका विस्तृत परिचय मैं जब उन्हें आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए उस समय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आज का विषय एआई टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन है. कंटेंट क्रिएशन हर पत्रकार, शिक्षक और मीडिया प्रोफेशनल के लिए इस समय बहुत अधिक प्रासंगिक है. एआई ने सृजन की प्रक्रिया को एक नई गति, नई शैली के साथ साथ नई चुनौतियां भी दी हैं. ये हम सभी किसी न किसी रूप में महसूस कर रहे हैं. कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में जिस तेजी से बदलाव आया है उसके बदलाव में कृत्रिम बौद्धिकता या एआई मुख्य है. पहले जहां एक वीडियो बनाने में, ब्लॉग लिखने में, फोटो एडिट करने में, सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करने में घंटों लग जाते थे, अब एआई टूल्स ने इन कार्यों को कुछ ही मिनटों में संभव बना दिया है. यही कारण है कि आज कंटेंट क्रिएशन जर्नलिस्ट, टीचर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया प्रोफेशनल्स इनका तेजी से इन एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं. एआई टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन केवल समय बचाने का माध्यम नहीं है बल्कि ये रचनात्मकता को नई ऊंचाई भी दे रहे हैं. उदाहरण के लिए एआई आधारित राइटिंग टूल्स कुछ ही सेकंड में स्क्रिप्ट, ब्लॉग, कैप्शन, न्यूज रिपोर्ट या विज्ञापन कॉपी तैयार कर सकते हैं. वीडियो एडिटिंग टूल्स ऑटोमेटिक कटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, सबटाइटल्स, वॉइस ओवर जैसी सुविधाएं दे रहे हैं. इमेज जनरेशन टूल्स टेक्स्ट के आधार पर वो शानदार पोस्ट, थंबनेल, ग्राफिक्स बना सकते हैं. इसी तरह से
वॉइस एआई टूल्स इंसानी आवाज में ऑडियो तैयार कर रहे हैं। मीडिया और पत्रकारिता में भी एआई का प्रभाव तेज रहा है। न्यूज रूम्स में एआई आधारित फैक्ट चेकिंग टूल्स फर्जी खबरों की पहचान में मदद कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस, ट्रेंड ट्रैकिंग और ऑडियंस का बिहेवियर किस तरह का है उसको समझने में भी एआई की अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता असंदिग्ध है। अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म अब एआई एंकर्स और वर्चुअल प्रेजेंटर का प्रयोग कर रहे हैं। इससे कंटेंट प्रोडक्शन की गति कई गुना बढ़ गई है। हालांकि एआई टूल्स के बढ़ते उपयोग के साथ बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस आए हैं। कई गंभीर सवाल हमारे सामने आए हैं। क्या एआई मानवीय रचनात्मकता, उसकी प्रयोगशीलता, उसकी प्रयोगधर्मिता को कहीं प्रभावित करेगा? क्या मशीनें पत्रकारों, डिजाइनर्स और कंटेंट राइटर्स की जगह ले लेंगी? डीप फेक वीडियोस, फेक इमेजेस और एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन जैसी चुनौतियां आज बहुत बड़ी चुनौती या चिंता का विषय बन गई है। इसलिए एआई का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ करना आवश्यक है और इस प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाना भी मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। एआई टूल्स का सबसे बड़ा लाभ जहां एक और छोटे क्रिएटर्स के लिए नई संभावनाएं पैदा करने का है, अब सीमित संसाधन वाला व्यक्ति भी प्रोफेशनल क्वालिटी का कंटेंट बना सकने में सक्षम है। एक मोबाइल और इंटरनेट के साथ कोई भी व्यक्ति यूट्यूब वीडियो, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल पोस्टर या सोशल मीडिया कैंपेन तैयार कर सकने में सक्षम है। इससे डिजिटल डेमोक्रेसी को भी कहीं एक मजबूती या स्थायित्व मिला है। भविष्य में एआई और कंटेंट क्रिएशन का संबंध और अधिक बढ़ेगा और अधिक इनका पारस्परिक संबंध में निकटता स्थापित होगी। आने वाले समय में पर्सनलाइज्ड कंटेंट के साथ साथ एआई आधारित स्टोरी टेलिंग और विजुअल प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं पनपेंगी। लेकिन यह भी सच है कि एआई केवल एक टूल है। असली ताकत इंसानी सोच, संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता में ही निहित होगी। इसलिए जरूरत है एआई लिटरेसी की। लिटरेसी का दौर भी अपना बड़ा रोमांचक है। सामान्य लिटरेसी से लेकर के एक दौर में हम कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते थे, फिर मीडिया लिटरेसी की बात करने लगे और अब एआई लिटरेसी की बात की जा रही है, ताकि एआई को समझने में, सही तरीके से उसका उपयोग करने में हम अपने आप को पारंगत कर सकें। और यह भी सही है कि जो लोग एआई को सीखेंगे वे दुनिया में आगे होंगे, जो नहीं सीखेगा वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। एआई को सीखेंगे, उसकी रचनात्मकता के साथ स्वयं को जोड़ेंगे, वही डिजिटल युग में प्रभावशाली सिद्ध होंगे, ये निश्चित है। लेकिन हम जानेंगे आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर परमवीर सिंह, मीडिया, शिक्षा, शोध और डिजिटल संचार के एक सशक्त हस्ताक्षर, वे क्या सोचते हैं। प्रोफेसर सिंह वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जो जनसंचार एवं न्यू मीडिया विभाग है वहां प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2007 में मीडिया शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और मीडिया प्रोडक्शन क्षेत्र में सक्रिय रहे प्रोफेसर सिंह ने शिक्षण तथा मीडिया उद्योग दोनों क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया है। अपने करियर की शुरुआत एक टीवी समाचार चैनल में वीडियो एडिटर के रूप में की और बाद में डीआरडीए में मास्टर ट्रेनर के रूप में भी आपने कार्य किया। उसके पश्चात उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड तथा अब उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक दायित्व। वे मीडिया शिक्षा, शोध और डिजिटल संचार के क्षेत्र में सक्रिय अकादमिक नेतृत्व सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के माध्यम से कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने जनसंचार विषय में पीएचडी, एमफिल, यूजीसी नेट, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन जैसी उच्च उपाधियां प्राप्त की हैं। उनकी विशेषज्ञता टेलीविजन प्रोडक्शन, रेडियो प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, डिजिटल मीडिया, मीडिया लिटरेसी, ग्रामीण संचार और ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में है। उनका स्नातक से लेकर पीएचडी तक की जो पूरी पढ़ाई है उसमें अनेक विषयों का उन्होंने अध्ययन किया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिजिटल मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया मैनेजमेंट, ऑडियो वीडियो एडिटिंग आदि क्षेत्रों में उन्होंने विस्तृत व्यापक ट्रेनिंग दी है। प्रोफेसर परमवीर सिंह ने अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व निभाए हैं। वे अनेक यूनिवर्सिटीज के बीओएस के मेंबर रहे, रिसर्च कमेटीज के मेंबर रहे, प्लेसमेंट सेल का संचालन किया,
मीडिया लैब और सोशल मीडिया सेल से भी जुड़े रहे। विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम निर्माण, मीडिया लैब प्रबंधन और शोध गतिविधियों के संचालन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शोध और प्रकाशन के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने वीडियो प्रोडक्शन, रेडियो प्रोडक्शन और भारतीय टेलीविजन, इंडियन टेलीविजन स्क्रीन, डिजिटल लिटरेसी असेंशियल और भारत में डिजिटल मीडिया जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया है। उनके अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और सौभाग्य से कम्युनिकेशन टुडे में भी समय समय पर उनके कुछ आलेख प्रकाशित हुए हैं। अपने शोध आलेखों के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से रिसर्च को एक प्रोत्साहित किया है, वो भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर सिंह मीडिया, स्वास्थ्य संचार, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण संचार तथा कृत्रिम बौद्धिकता जैसे समकालीन विषयों पर शोध कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में नियमित अपनी भागीदारी स्थापित करते रहे हैं। अनेक कार्यशालाओं, फोटोग्राफी प्रदर्शनियों और फिल्म समारोह के सफल आयोजनों में भी उनकी महती भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक सहभागिता के अंतर्गत उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई, शारजा, अबू धाबी सहित नेपाल आदि अनेक देशों की यात्राएं की हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संवादों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने मीडिया और संचार अध्ययन के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वृत्त चित्र निर्माण, डॉक्यूमेंट्री बनाने में, यूनिवर्सिटी के न्यूज़लेटर के संपादन में, मीडिया ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंट्री ट्रेनिंग डायरेक्शन में भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर परमवीर सिंह का व्यक्तित्व एक ऐसे मीडिया शिक्षाविद का है जो अकादमिक गंभीरता, तकनीकी दक्षता और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलते हैं। मीडिया शिक्षा, डिजिटल संचार और शोध के क्षेत्र में उनका बहुआयामी योगदान नई पीढ़ी के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। अनेक वर्षों पूर्व सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जब वे अध्यापन कार्य कर रहे थे, तब मुझे वहां 2, 4, 5 बार जाने का मौका मिला था। तब जो एक आत्मीयता बनी थी, फिर आप जब भटिंडा में थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में, तब भी मैं उनके यहाँ बीओएस का मेंबर था। वो ऑनलाइन का दौर था, उस समय ऑनलाइन ही उनसे ज़्यादा संवाद होता था। और एक बार फिर हम एक आभासी मंच के माध्यम से उनके अनुभवों को एआई टूल्स कंटेंट क्रिएशन में कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय में, क्योंकि जिस तरह से विद्यार्थी पूरी तरह से इन पर निर्भर हो रहे हैं, तो वो क्या टूल्स हैं, कैसे उपयोग किया जाए, क्या सावधानी बरती जाए और कैसे जो हमारी प्रयोग धर्मिता है उसकी रक्षा की जाए, उन सब मुद्दों को लेकर के मैं अनुरोध करूंगा परमवीर जी से कि वे अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। भाई परमवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो इतना लंबा चौड़ा मेरे बारे में बोल दिया कि अब क्या कहा जाए। जिस व्यक्ति को देख देख के हमने मीडिया अध्यापन का कार्य शुरू किया है, आज उन्हीं के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं अनुरोध करूंगा कि पीपीटी एक बार चल जाए, ताकि हम बिना प्रियंका जी कर रही हैं पीपीटी, शुरू कर रही है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है ये तकनीक मानव को रिप्लेस कर दे। तो इस तरीके का कोई अभी तक स्टडी वगैरह नहीं हुई है, लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि जो तकनीक हमने अपनाना शुरू कर दिया है, उस तकनीक को जो है उसका अडॉप्शन अलग अलग तरीके से बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस तकनीक को अब अपनाने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इस तकनीक को हम कि किस किस तरीके एप्लीकेशंस जो हैं वो कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 एंकर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें शायद अंतर जो है पहचान पाए, और इनमें रिलेटेड हैं और के क्या है, एक आज तक की एंकर है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि भारत में एआई का प्रयोग जो है वो अब शुरू हो चुका
सारे ही मीडिया, तो हम अब डिस्कस करेंगे कि जो ए है वो किस तरीके से। तो ये कुछ अलग अलग फील्ड्स हैं जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आज के टाइम बहुत सारे जो है टूल्स आ गए हैं, जिनके माध्यम से हम जो है स्क्रिप्ट राइटिंग में मदद ली जा सकती है। बहुत सारे ऐसे टूल अवेलेबल हैं जिनसे हम प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग भी का फॉर्मेट जो है लिया जा सकता है। बहुत सारे प्रॉम्प्ट हमें मिल जाते हैं और उन प्रॉम्प्ट के माध्यम से हम स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जनरेटिव एआई से हम वीडियोस का जनरेशन करके के वीडियोस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। हमें प्रॉम्प्ट होते हैं कि हमें किस तरह की वीडियो जो है वो जनरेट करवाना है, तो वीडियोस भी जनरेट करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा ऑडियो का ऑडियो जनरेशन में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। उन टूल्स का इस्तेमाल करके हम टूल्स का इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल जो वो बना सकते हैं। इसी तरीके से म्यूजिक क्रिएशन में भी एआई टूल्स का बहुत इस्तेमाल होने लगा है, और उसके लिए भी हम जो है एआई के अलग अलग टूल्स को जो है यूज कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार जो अ, हमारे मीडिया कंटेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट ग्राफिक्स हैं, तो ग्राफिक्स के जो अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं उन पे हम बात करेंगे। इसी तरीके से एनिमेशन भी जो है वो एआई के थ्रू जनरेट किया जा सकता है। अलग अलग तरीके के जो प्रोग्राम हैं वो एनिमेटेड प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, तो हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और फिर फोटोग्राफ्स वगैरह भी जो है के लिए जो इमेजेस की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप अपना जो है प्रॉम्प्ट एक जो कॉन्सेप्ट है उस न्यूज इंफॉर्मेशन लेने के लिए अलग अलग टूल्स में पार्टिकल एक बहुत ही शानदार टूल है, जो दुनिया भर के ऑनलाइन सोर्सेज को, क्रेडिबल सोर्सेज को कोट करते हुए आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। कि जैसे मान लीजिए आपने एक खबर प्रकाशित करनी है कि जो सोना है, गोल्ड है, उसका अलग अलग मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, एक ये प्रॉम्प्ट आप देते हो तो न्यूज एग्रीगेशन में आपको मिलेगा कि अलग जो सोर्सेज हैं दुनिया भर के, उनसे आपको एक ही जगह पे सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। उसको के माध्यम से आप एक किसी डॉक्यूमेंट में ले सकते हो। इसी तरीके से फीड है, ग्राउंड न्यूज है, फीड वेव है। इनके इन टूल्स के माध्यम से आप किसी भी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे दुनिया भर में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आप एक जगह पे जो है अलग अलग सोर्सेज को एक जगह पे ले सकते हो और उन्हें बना सकते हो। इस तरीके से मीडिया में हमने जो कंटेंट अवेल जो सर्कुलेट किया, जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी अलग अलग टूल्स जो है अवेलेबल। जैसे पिन पॉइंट है, गूगल का एक बहुत ही शानदार एआई टूल है जो आपको ये बताता है कि भी आपका जो न्यूज आर्टिकल है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अलग अलग मीडिया के थ्रू अपलोड किए हैं, आपने कोई वीडियो अपलोड किया है, आपने कोई किसी तरीके का पॉडकास्ट अपलोड किया है, तो उसको लोग कितना किस तरीके के उस पे कमेंट्स आ रहे हैं, आपके जो जो कंटेंट है उसको किस उम्र के लोग देख रहे हैं और दुनिया के किस हिस्से से उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं। तो उसके लिए मॉनिटरिंग टू एआई टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपको अलग अलग
जो डेटा है वो अवेलेबल करवा देता है कि इस एज ग्रुप के लोग आपके कंटेंट को ज्यादा देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इन टूल्स में एक चीज ये भी जानने को मिलती है कि मान लीजिए आपका एक न्यूज आर्टिकल एक पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल का एनालिसिस अगर आप आपको है उनको authenticity करने के लिए भी आपको नेक्स्ट तरीके से करते हैं टूल्स जनरेटिव के जितने भी टूल्स हैं। तो विजुअल कंटेंट के लिए हम ये जो अलग अलग हमारी एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें का वंडर शेयर है वो बहुत यूज होता है। इन टूल्स की अगर हम बात करें तो ये टूल्स हमारे अलग डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी लगभग इन सभी के हैं। तो आप मोबाइल के थ्रू भी बहुत अच्छे से इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके का विंडो बेस्ड टूल्स भी हैं ये जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। इन वीडियो है या सिंथेसिया है इनका इस्तेमाल जो है आज के टाइम बहुत धड़ल्ले से किया जाता है। लोग वीडियो बनाने के लिए विजुअल कंटेंट क्रिएशन के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हम अगर हमारे विजुअल्स को नरेशन देने के लिए या फिर जो है वॉइस ओवर देने के लिए वीडियो के साथ किसी भी तरीके की जो है हमें अगर बैकग्राउंड में कुछ जो है नरेशन देनी है या फिर वॉइस ओवर देना है तो उसके लिए अलग अलग टूल्स आज के टाइम अवेलेबल हैं जिनसे हम प्रॉम्प्ट देके हम जो है स्क्रिप्ट राइटिंग करवा सकते हैं जिसमें जेस्पर एआई बहुत पॉपुलर टूल है। इसी तरीके से स्टूडियो बाइंडर एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके हम जो है थ्रू विजुअल जो है के लिए राइटिंग करवा सकते हैं। इसमें हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं डॉक्यूमेंट कुछ फैक्ट्स देने होते हैं जिस तरीके का भी हमें स्क्रिप्ट चाहिए उसके कुछ प्रॉम्प्ट्स हम दे सकते हैं कुछ डेटा अवेलेबल करवा सकते हैं और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर्मेट में हमें जो है स्क्रिप्ट मिल जाती है। ठीक है। क्योंकि जो विजुअल मीडिया है उसकी स्क्रिप्ट जो है प्रिंट मीडिया से अलग होती है। तो प्रिंट मीडिया के लिए हमने जो न्यूज एग्रीगेशन के टूल्स अलग थे स्क्रिप्ट राइटिंग के टूल अलग हैं और विजुअल मीडिया के लिए टूल्स जो हैं वो अलग हैं। वो अलग तरीके से काम करते हैं उनका प्रॉम्प्ट अलग रहता है उनमें हमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन अलग देनी पड़ती है और वो फॉर्मेट भी अलग तरीके से जनरेट करके देते हैं। तो ये जो टूल्स आप देख रहे हैं एआई टूल्स इन टूल्स का इस्तेमाल जो है विजुअल्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो है पॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट एक बड़ी तेजी से फैला है। अगर हम देखें तो आज से लगभग 10 साल पहले ये माना जाता था कि रेडियो का जो लिसनरशिप है वो इतना ज़्यादा नहीं रहा है और खास करके जो विजुअल मीडिया की पॉपुलैरिटी के बाद रेडियो का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन डिजिटल टेक्निक के आने के बाद
पॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ा है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ गई हैं जिसमें कुकू एफएम है, पॉकेट एफएम है, ऑडिबल है, amazon म्यूजिक है, यूट्यूब म्यूजिक है, स्पॉटिफाई है। ये कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हुए हैं जिन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम अपना ऑडियो प्रोडक्शन जो है, ऑडियो कंटेंट है, वो पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो ऑडियो के कुछ टूल्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम जो है ऑडियो प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें जैसे अडोब पॉडकास्ट है, ये आप अपनी जो स्क्रिप्ट है आपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की, ठीक है, उसमें मान लीजिए कोई पंखा चलने की आवाज़ आ गई या फिर किसी तरीके का कोई और डिस्टरबेंस आ गया, तो अडोब पॉडकास्ट में आप अपनी फाइल को अपलोड कीजिए। वो प्रोफेशनल पॉडकास्ट की तरह तरह उसको एम्पलीफाई करके और जो है रिफाइनिंग करके उसकी आपको दे देगा। ऑडियो को रिकॉर्ड कीजिए और इन टूल्स में से आप किसी का इस्तेमाल करके उसको प्रोफेशनली जो है तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे इसमें वॉइस कट है, वॉइस कट में आप अपने ऑडियो को इसमें अपलोड कीजिए। जहां जहां आपके फंबल है या फिर ज़्यादा लंबा पॉज है, ठीक है, उनको ऑटोमेटिकली ये एनालाइज करके एआई के थ्रू और उसको कट लगा देगा। तो आपका जो प्रोफेशनल जो ऑडियो पॉडकास्टिंग है वो आप इन टूल्स के माध्यम से कर सकते हो। इसमें जैसे सुनो एआई है, सुनो एआई में आप कोई भी जिंगल बनाना चाहते हैं, इवन आप कोई ऑडियो एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हैं या फिर अपना कोई किसी तरीके का प्रमोशनल ऑडियो बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें अपना स्क्रिप्ट डालिए और स्क्रिप्ट में ये बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस ओवर ऑटोमेटिकली बना के देगा, ठीक है, ऑडियो जनरेट करके दे देगा और उसको प्रोफेशनल तरीके से जो है आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये जो टूल्स हैं वो ये फैसिलिटी देते हैं कि आप अगर एडिटिंग में इतने माहिर नहीं हैं या फिर आपके पास बहुत बड़ा सेटअप नहीं है ऑडियो रिकॉर्डिंग का, तो आप नॉर्मल अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड अगर कर लेते हैं तो इनसे आप मतलब फाइन ट्यूनिंग करवाई जा सकती है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, हम चाहे वीडियो का प्रोडक्शन करें, कंटेंट जनरेट करें या फिर मीडिया के लिए करें, हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे ज़रूरतें होती हैं जिनमें ग्राफिक्स जो है इस्तेमाल करना। तो ग्राफिक्स आज से कुछ साल पहले तक कुछ ही लोगों की एक तरीके से कहें कि एकाधिकार होता था और हमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बहुत बजट जो है वो एलोकेट करना पड़ता था, हमें काफ़ी खर्च करना पड़ता था। वो चाहे हम डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन के लिए करें या फिर कोई भी कार्यक्रम बनाना है तो उसके लिए ग्राफिक्स की जो डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती थी, तो उसमें ये एक बहुत महंगा काम होता था। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं जिनके माध्यम से हम अपना प्रॉम्प्ट देके, कमांड देके जो है अपनी डिजाइन करवा सकते हैं। जेमिनी है या फिर फिक्स डिजाइन करके देते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल ये मैजिक डिजाइन कैनवा का, कैनवा एक बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर और मीडिया के कंटेंट जनरेशन की लगभग हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो बना सकते हैं, आप इसमें जो है क्रोमा डिजाइन कर सकते हैं कैनवा में। इसके अलावा आप कोई भी
किसी तरीके का थंबनेल डिजाइन करना चाहते हैं, तो डिजाइनिंग से रिलेटेड और जो है का बहुत ही शानदार से आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग है बहुत कम एफर्ट्स में कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल अपने कंटेंट जनरेशन में ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए कर सकते हैं। एनिमेशन का दौर आज के टाइम में बड़ा पॉपुलर है। आप देखेंगे कि जितनी भी रील्स बन रही हैं उसमें रियल कैरेक्टर की बजाय जो है एनिमेटेड कैरेक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि अ, बच्चों को डांस करते हुए दिखाना है तो एनिमेट करके उसको बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे अ, ऐसी ज़रूरतें हैं डिजिटल कंटेंट में जिनमें हमें एनिमेशन डिज़ाइन करना होता है। और अगर हम पुराने एनिमेशन डिज़ाइनर्स के सॉफ्टवेयर देखें, डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर देखें, तो उसमें आप पाएंगे कि बहुत ही महंगे जैसे फ्लैश है, माया है, 3D मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर हुआ करते थे जिनमें लाखों रुपए का सब्सक्रिप्शन देके हमें वो सॉफ्टवेयर लेने होते थे। लेकिन आज के टाइम डिजिटल टेक्निक की यही खूबसूरती है कि भी आप अपने मोबाइल पे कोई भी जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन इनमें से अ, आप इंस्टॉल करके आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनिमेशन जो है वो बना सकते हैं। जैसे अडोबी का फायरफ्लाई है, इन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनमें आप देखोगे तो ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो एप्लीकेशंस हैं वो मेन जो हमारे कंटेंट प्रोडक्शन के जो सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं उनमें एक्चुअली जो एड इन्स के तौर पे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी जैसे एनिमेशन हमने डिजाइन किया उसको हम वीडियो एडिटिंग के एप्लीकेशन डिजिटल इंटरफेस के थ्रू हम ले जा सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स को मूवमेंट्स देने के लिए इन एप्लीकेशंस का और टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज के एआई टूल्स आए हैं जिनके माध्यम से वो अलग अलग खा सकते हैं। कैनवा में AI के माध्यम से बहुत सारी जो चीजें हैं वो फोटोग्राफ्स में बदली है। फोटो एआई है, ये भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे कैनवा ने जब से अपनी मार्केट ग्रो की है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस और जो है इसमें विंडो बेस्ड सॉफ्ट उसके एप्लीकेशंस में वेबसाइट के माध्यम से, तो अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले फोटोशॉप को भी एआई के क्षेत्र में उतरना पड़ा। यानी कि कंपटीशन अब जैसे हम आज से कुछ साल पहले तक देखें तो फोटोशॉप अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था फोटो एडिटिंग में। लेकिन इन एआई एप्लीकेशन से उनको उसको जो है कंपटीशन मिला। और कहीं ना कहीं जब फोटोशॉप पिछड़ता चला गया तो अभी इसी साल फोटोशॉप ने भी एआई को अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया है और एआई का जो है इस्तेमाल वो फोटोशॉप ने भी करना शुरू कर दिया है। तो हम एआई का इस्तेमाल करके इन टूल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग फोटोग्राफ्स का जो है अवतार बदल सकते हैं। इवन जो है हम जैसे मान लीजिए ग्रुप फोटो है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को डिलीट करना है तो ये हमारे फोन में भी अवेलेबल हो गया है। स्मार्ट एआई एडिटर के नाम से जो है ऑप्शंस हमारे मोबाइल में भी आ गए हैं कि आपने अगर कोई फोटो क्लिक किया है, पीछे कोई खंबा आ गया, उस खंबे करना है तो स्मार्ट
AI इरेजर से आप उसको इरेज कर सकते हो। किसी व्यक्ति को करना है, इरेज करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शंस जो हैं वो हमें इन AI टूल्स से अ, और इन टूल्स के माध्यम से हम फोटोग्राफ्स को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि संजीव भानावत सर ने शुरू में ही आगाह कर दिया था कि हमारी ये कृत्रिम मेधा है इसके मतलब प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी या फेस कर रहे हैं। तो उसमें हम देखें तो सब है वो डीप फेक का ही है कि भी ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स या एनिमेशन इस्तेमाल करके कोई भी एक जो झूठा कंटेंट है वो जो है बना सकते हैं और उसके समाज पे अलग अलग जो है दुष्परिणाम सामने आते हैं। बहुत बार किसी राजनेता का डीप फेक आ जाता है, बहुत बार कोई एक व्यक्ति का डीप फेक जो है वो वायरल हुआ था। से करीना कपूर के डीप फेक वायरल हो चुके हैं, सचिन तेंदुलकर का डीप फेक वायरल हो चुका है, महेंद्र सिंह धोनी का डीप फेक वायरल हो चुका है। तो वो डीप फेक असल में कोई जाली वीडियो बना के अलग अलग AI टूल्स के माध्यम से उनको जो है असली जैसा दिखाया जाता है। ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो लैक ऑफ डिजिटल मीडिया लिटरेसी। हमें असल में अभी कुछ ही समय हुआ है डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए। तो उस डिजिटल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसमें कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, किसी भी मीडिया को कैसे परखना है, वो क्षमता हमारे अंदर अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि भी डिजिटल मीडिया लिटरेसी ना होने की वजह से AI के जो दुष्परिणाम हैं वो बहुत बार देखने को मिलते हैं, वो अलग अलग तरीके का है। इसके अलावा हमें कहीं ना कहीं एथिकल जो यूज है इन टूल्स का वो भी हमें जानना चाहिए। बहुत बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से भी ये टूल्स फायदा देने की बजाय जो है वो नुकसानदायक हो जाते हैं। एक तो हम जो है AI टूल का इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर बिना कोई कर्टसी दिए हुए या फिर उसको जो है कंटेंट हमने जनरेट किया है, जब नैतिक है तो अगर हम किसी AI टूल का इस्तेमाल करके जो वीडियो या फिर ग्राफ इसके अलावा भारत में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आने के बावजूद अभी तक कोई भी रेगुलेटरी या लीगल गाइडलाइंस नहीं है जिनमें बाधित होके हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये अभी पूरी तरीके से ओपन मार्केट है, हम किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका बहुत बार जो है हैकर्स या फिर जो क्रिमिनल लोग होते हैं उसका जो है फायदा उठाते हैं। तो ये आज के कुछ टूल्स हमने डिस्कस किए अलग अलग मीडिया प्रोडक्शन के लिए। हालांकि बहुत डिस्टर्बिंग सा रहा क्योंकि ऑडियो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाई, नेटवर्क का इशू रहा शायद मेरी तरफ से ही। तो उसके लिए जो है बहुत खेद है मुझे। बाकी आप कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें, इसमें जोड़ना चाहें तो जो है आप सादर आमंत्रित हैं। परमवीर जी, बहुत बहुत आभार आपका।
इस महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करने के लिए। हालांकि प्रारंभ में कुछ तकनीकी दिक्कतें रही, ऑडियो नहीं ठीक था, लेकिन लास्ट के कुछ मिनट वो चीज़ क्लियर थी और मुझे लगता है कि जो मूल भाव था आपके इसका वो हमारे पार्टिसिपेंट समझे होंगे। इसके पहले कि अपन चर्चा की शुरुआत करें, मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आज के इस शाम को यादगार बनाने के लिए आपको भेंट करें, और उसके बाद ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। प्रियंका जी। जी सर, बिल्कुल। मीनवाइल मैं अनाउंस कर देती हूँ, द लिंक फॉर सर्टिफिकेट जनरेशन विल बी शेयर्ड विथ यू सून. Till the time you can go through the procedure of generating the webinar certificate, I have shared in the chat box. And once I will share you the link, just double click on the link and generate your certificate by filling up the right details. Thank you so much. So your memento is on the screen. This is just an honor of gratitude and respect from our side, BVI Cam and Communication today. Thank you so much for your valuable time. Thank you, sir. Thank you We very have much. your certificate as well. Let me share that. Thank you. E-certificate on the screen. Thank you so much, sir. Thank you very much. परमवीर जी, पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लीजिए अब, ताकि प्रश्नोत्तर में वाई टू वाई कॉन्टेक्ट रहेगा, ज्यादा नहीं बोलना है ना। चलिए चर्चा की शुरुआत। पहले मेरे मन में कुछ उधेड़-बुन चलती है जब ये हम एआई की बात करते हैं, तो चूंकि अब जी परमवीर जी पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, विद्यार्थियों के साथ बात कर रहे हैं, युवाओं के साथ बात कर रहे हैं, आपने चैट जीपीटी की बात की, आपने बहुत सारे जो और टूल्स हैं इनकी बात की, लेकिन परमवीर जी मुझे जो लगता है ये चैट जीपीटी के लिए अपन जो बच्चों को प्रेरित करते हैं, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है फैक्चुअल मिस्टेक्स। जी जी तो ये जो अंधाधुंध होकर के, मेरे तो बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस है, इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ चर्चा करूं। जब भी कभी एग्जाम लेने जाना पड़ा विद्यार्थियों के, और ये चैट जीपीटी से जो प्रोजेक्ट बनाने की परंपरा शुरू हो गई, न सिर्फ जर्नलिज्म में बल्कि डिफरेंट डिसिप्लिन में, तो वो जो अपन बात करते हैं ना कि क्रिएटिविटी मनुष्य की रहेगी, ये है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग मशीनों के दास बनते जा रहे हैं। मुझे याद है आज से 30 साल पहले जो मेरी किताबें आई थी, उसका जो कवर पेज है, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसका जो कवर पेज है, उसकी डिजाइन जब एक डिजाइनर बनाता था, उसकी जो खूबसूरती थी, उसका जो एस्थेटिक सेंस था, वो आज एआई से जो जनरेट किया जा रहा है कवर पेज, वो लगभग वो क्या, वो चूंकि आप सब उसी में ही वो जो डिजाइनर है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो उसी में से चीजों को ढूंढता है। अब कम्युनिकेशन टुडे का मैं परेशान हो गया हूँ, लगभग वो एक जैसी डिजाइन हर अंक की आती है, वो नया मिल नहीं रहा है मुझे उसमें कि मैं कैसे उसको समझाने की कोशिश करूं। तो ये जो है ना, एक जैसी चीजें आ रही हैं, एक जैसा स्टाइल है, वो चैट जीपीटी एक जैसी बात कर रहा है, और आप जो एक्सपर्ट है मेरे ख्याल इमीडिएटली पहचान लेंगे कि ये चैट जीपीटी का करामात है। तो इसकी आपने कहा लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कॉपीराइट का है। ये ठीक है कि अभी मशीनों को कॉपीराइट नहीं है, इंसानों को कॉपीराइट है, लेकिन चैट जीपीटी से तैयार की गई स्क्रिप्ट, उसका कॉपीराइट किसके पास होगा और कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो ये जो फैक्चुअल मिस्टेक से लेकर के कॉपीराइट वाली बात है, तो हम जो ये प्रमोट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि इन एआई टूल्स का, और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी होगी, स्पीड बढ़ेगी, ये होगा, तो उस खतरे को एज एन एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, जो मैंने लास्ट में कहा कि डिजिटल मीडिया लिटरेसी से हम इस खतरे को जो है कम कर सकते हैं। दूसरा मेरा मानना है कि सर जो ये टूल्स हैं वो सिर्फ हेल्प के लिए हैं। जैसे हमने बात की जो मान लीजिए हम विजुअल कंटेंट जनरेशन की बात करते हैं, तो जितने भी टूल हैं ये हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि किसी कोई अगर हमारे पास विजुअल नहीं है तो उस विजुअल को हम एक फिलर के तौर पे लिया जाए, ना कि कंप्लीट जो वीडियो है वो एआई से जनरेट किया जाए। अब जैसे चैट जीपीटी की बात है, चैट जीपीटी तो एक बहुत ही साधारण सा एआई टूल है। अब अगर हम प्रोफेशनली देखें तो इस तरीके के टूल्स भी आ गए हैं जिनके माध्यम से आप दुनिया भर की
जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह पे प्राप्त कर सकते हैं। हम जो अ, आज से कुछ साल पहले तक पूरा इंटरनेट हमें खंगालना पड़ता था, या फिर बहुत सारे सोर्सेज ऐसे थे जिनको सर्च करने के लिए हमें मतलब पैसे देने पड़ते थे, वो जो एकाधिकार है सूचनाओं पे, वो इन टूल्स की वजह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि सर आप ये कह रहे थे कि भी डिजाइनिंग की बात है, डिजाइनिंग में भी जो कैनवा है वो आपको कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल करवाएगा कि इस तरीके का टेम्पलेट आप जो है वो यूज कर सकते हैं, ना कि वो पूरा जो हम यूं कहें कि डिजाइन ही एआई के थ्रू किया जाए। हम जैसे एआई के अलग अलग टूल्स में कैनवा है, फोटोशॉप है, या फिर ये इन डिजाइन वगैरह हैं, इनमें एआई का जो इंटीग्रेशन है वो सहायता के लिए है, ना कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट के लिए। ये जो हम ज्यादातर लोगों को अभी देख रहे हैं वो अनप्रोफेशनल वे है, और पहली ही नजर में में आ जाता है कि ये एआई जनरेटेड है। वो वॉइस ओवर भी चाहे आप देखेंगे, तो वॉइस ओवर भी अगर आप एआई से ले रहे हैं तो उसमें पता लग जाएगा। अब जैसे बहुत सारी ऐसी एआई टूल्स आ गए हैं जिनमें आप अपनी ऑडियो अगर दे देते हो तो वो उसको प्रोफेशनली रीड जो है फाइन ट्यूनिंग कर देगा। इवन क्लोन लेके भी जो है वो कर देता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक प्रोडक्शन करनी है, और उसमें मुझे जो है अपनी ही ऑडियो इस्तेमाल करनी है, लेकिन मेरे पास उस तरीके का जो है सेटअप नहीं है, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं अपना स्क्रिप्ट जो है अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके अगर एआई टूल को दे देता हूँ तो वो उसको प्रोफेशनल पॉडकास्ट में तब्दील कर देगा। तो इस तरीके की जो हेल्प है वो एआई टूल से ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि उसको पूरा कॉपी पेस्ट करने की। लेकिन मुझे लगता है परमवीर जी, ये हमारा डिफेंस स्ट्रोक है। सारे बच्चे पूरी तरह से एआई पे डिपेंड हो गए। मेरा जो अनुभव है, हो सकता है बहुत सारे मित्रों का अलग हो, वो उस नहीं, फेज ये से है गुजरे हुए हैं। मतलब अब अगर हम देखें कि टाइपिंग के लिए लोग जो है ना टाइपराइटर नहीं सीख रहे, ना कीबोर्ड सीख रहे हैं, वो स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे हैं। हाँ, ठीक वो है। मैं भी वो करता हूँ। अब तो वह एआई से कह देता हूँ, मैं वही टाइप कर देता है। हाँ, वो कर देता है वो आप पीएचडी की रिपोर्ट यदि लिखनी है तो जो परफॉर्म है ना यूनिवर्सिटी का, उसी को मैं हम्म, यही से कहता हूँ, भैया इसको टाइप कर दे, तो वो टाइप कर देगा। वहां हम उसके अंदर रिपोर्ट लिख देंगे। जरूरत नहीं है पूरा परफॉर्मा टाइप करने की। तो वहां तो हाँ, सहूलियत हो गई है आपको। ये सही है। हम्म, अच्छा, एक जो आपने बात कही कि ऐसे टूल्स आ गए हैं जो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, कई हम्म, बार जब मैं इनको, चाहे वो एआई है, जेमिनी है, क्लाउड है, और ये चार पांच मैं जनरली यूज करता हूँ, वो कॉपीराइट की हम्म, प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, जब मैं उनसे कहता हूँ कि इसका आप मुझे एक संक्षिप्त विवरण दे दीजिए, तो वो तुरंत कहता है ये कॉपीराइटेड वर्जन है, मैं इसमें नहीं जा सकता। तो क्या ऐसे जी, टूल्स भी हैं जो उस कॉपीराइटेड, जो इस तरह की मतलब छोटा सा एग्जांपल दूं, बालाकृष्ण जी हमारे, बाला लखेंद्र जी हमारे साथ आ गए हैं। इन्होंने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में है आप, वहां बुलाया। मुझे इनका जी, वो कुलगीत देखना था, क्योंकि मैं जब हम्म, फिजिकली गया था मुझे बड़ा अच्छा लगा कुलगीत। दूसरी बार जब ऑनलाइन था तो मुझे लगा मैं उस कुलगीत की कुछ पंक्तियां निकालूं। तो मैंने जब एआई को इंस्ट्रक्शन दिए तो वो कहता है कॉपीराइटेड है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे कॉपीराइटेड है। तो एक टूल कहता है कॉपीराइटेड है, दूसरा कहता है कॉपीराइटेड। उसने मुझे उसके वो पूरा का पूरा गीत दे दिया। एक टूल ये मुझे कहता है, अभी जैसे कुछ मेरे बहुत सारे मित्रों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, एक हिंदू का फ्रंट पेज वायरल हुआ कि इंदिरा गांधी ने 67 में कहा कि ये हम्म, सोना मत खरीदिए आप। तो मैंने हम्म, उसकी एआई से एक थंबनेल बनवाया। एक टूल मुझे कहता है कि मैं इन नेताओं के सार्वजनिक जो नेता हैं, इनका यूज नहीं कर सकता चित्र का। दूसरे ने बना दिया। ये बहुत हम्म। सारे तरह तरह के एक्सपीरियंस हैं। तो ये क्या मतलब, ये किस तरह का इनका जो कहते हैं प्रोग्रामिंग है कि। जनरेटिव एआई सर, जनरेटिव एआई में अलग अलग हाँ, तरीके के जो लैंग्वेजेस दी जाती हैं, और उसमें अलग अलग तरीके के जो हम यूं कहें कि प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स से ही वो ऑपरेट होता है। और जो हमारा
जो जनरेटिव एआई के अपने अपने जो है सेटिंग्स होती हैं। तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके का कंटेंट जनरेट करवाना चाहते हैं। अब जैसे आप ये चैट जीपीटी से अगर कहेंगे तो वो कॉपीराइट का कहेगा कि कॉपीराइटेड मटेरियल है। इसके परप्लेक्सिटी है, उसमें अगर आप करोगे तो वो उस तरीके का नहीं आएगा, वो एडवांस टूल आ गया। तो वो एक तरीके से अलग अलग तरीके के टूल हैं जो अलग अलग पर्पज से डिजाइन किए गए हैं। जबकि इसका भी हम फर्क पड़ता है, पेड और नॉन पेड का भी फर्क पड़ता है। पेड और नॉन पेड का फर्क पड़ेगा सर। प्रीमियम का अलग रहेगा और बेसिक का अलग रहेगा, फ्री वर्जन का अलग रहेगा। नहीं, इनका कंटेंट में भी फर्क पड़ता है। कंटेंट में पूरा फर्क रहेगा सर। कंटेंट में अगर डिजाइन कुछ बनवाते हैं फ्री वाले से, ठीक है, आप कितनी ही उसको शुद्ध इंग्लिश या हिंदी लिख के दे दीजिए, वो गलती करेगा उसमें, नहीं, वो तो जानबूझ के प्रीमियम गलती में भी रहे। कर रहा है खूब गलतियां। चैट जीपीटी में तो हाँ भयंकर गलतियां, नहीं लिख पाता है हिंदी तो कम से कम नहीं लिख हाँ पाता है, वो बहुत गलतियां हैं। हाँ, वो एडवांस में वो उस तरीके की गलतियां नहीं होंगी एडवांस नहीं टूल है, में। मैं तो, मेरे पास पेड है, उसमें गलतियां बहुत है हिंदी की तो। चैट जीपीटी में होंगी, लेकिन बहुत सारे एडवांस टूल्स आ गए हैं सर अब। हाँ, तो लेकिन वो उनमें साहब नहीं। 2-2,500 रुपये महीने का चार्ज कर रहे हैं, फिर भी गलतियां हैं। तो अलग अलग तरीके के टूल्स हैं सर, वो हाँ अलग हाँ अलग हाँ। उसमें काम करते हैं। चलिए, और कोई मित्र, बालाजी आप कुछ पूछना चाहें? हालांकि जी, देर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम करता हूं आपको, माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत सर को, और इतने अच्छे विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। और सचमुच प्रोफेसर परमवीर सिंह सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। मेरी दो तीन बातें हैं जो, जैसा कि माननीय प्रोफेसर संजीव भानावत सर कह रहे थे, जब आप ये कह रहे थे कि आप एआई से म्यूजिक और बैकग्राउंड के लिए कर लेंगे, तो सर ने भी कहा जो क्रिएटिविटी है वो नहीं ला पाएंगे। गारंटी है कि जो क्रिएटिविटी है, और आपने कहा कि जब हमारी वो पहले हम बनाते थे तो एक बड़ी टीम हुआ करती थी, और बड़ी टीम में सब लोग शामिल होते थे। अब उस बड़ी टीम 7 8 10 लोगों का काम आप एआई से कहेंगे और वो 15 मिनट में बना के, या 10 मिनट में क्या, वो तत्क्षण बना के दे देता है। तो वो तो आप समझिए कि जो सृजनशीलता है, सृजनात्मकता है, वो मिलेगी नहीं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब 8 10 लोग काम करते थे उस टीम में, तो उन 8 10 लोगों का क्या होगा। चूंकि अभी म्यूजिक की बात हो रही थी और मैं वहीं से जुड़ा भी था। देखिए, पहले जब हम आकाशवाणी का कंसर्ट करते थे तो हमारे कार्यक्रम होते थे, और उसमें अलग अलग वाद्य यंत्रों के लिए अलग अलग कलाकार होते थे। आज हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं या पारंपरिक गीत हैं, आप उसे अगर प्रोड्यूस कर लेंगे एआई के माध्यम से, और भारत जैसे देश में जहां जनता बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जनता की जो स्थिति है उसको पता ही नहीं कि एआई जनरेटेड है। जैसे अभी सर ने एक उदाहरण दिया श्रीमती गांधी का, उसमें जब वो पोस्ट आया था तो मैंने देखा कि इतने लोगों का फीडबैक, उसमें लोग गालियां दे रहे हैं, मतलब जो अंधभक्तों और क्या क्या बहुत सारे टर्म है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो वो बिल्कुल, लेकिन जब उसका तथ्य कई लोगों ने ये खोजा, सर ने भी जैसा कि कहा, तो पता चला कि उस दिन वो हिंदू में वो पेज ही नहीं आया था, वो था ही नहीं। अब एक चीज जो लोगों तक पहुंच गया, जो तथाकथित हमारे कुछ लोग हैं, और उन्होंने जो गालियां दे दी, और जो मैंने पूरे देश में एक अव्यवस्था वाली स्थिति हो गई कि अरे वाह, ये तो श्रीमती गांधी ने भी कहा था, और हमारे अभी महान जो दार्शनिक हैं वो भी कह रहे हैं। तो वो सिमिलरिटी तो खैर एक दूसरी बात। एक और बात, अभी मैं आज ही 2 दिन पहले एक अखबार में छपा है सर, माननीय प्रोफेसर संजीव भानाव सर का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 75 जो प्रोफेसर हैं, उनके शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय जो जर्नल में छपे थे कभी, अभी उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला गया है, निकाल दिया गया उसमें से, क्योंकि उन्होंने एआई की सहायता ली थी। फोटो में उन्होंने एआई से भी सहायता ली थी, और भी कई तरह की चीजें। तो एक ये बातें भी हो रही है। दूसरी बात, अभी हमने एक सर बड़ा कार्यक्रम किया था 2 दिनों का, डिजिटल फिल्म मेकिंग विद द हेल्प ऑफ ड्रोन एंड एआई। सर, जो फिल्में हम 2 महीना 3 महीना 5 महीना में बनाते थे, सर 1.5 दिन के वर्कशॉप में हमने 2 फिल्में बना ली। और जो आप बता रहे थे कि एआई से संवाद हमने करा दिया, म्यूजिक करा दिए, लेकिन वो बिल्कुल ही अन्याय है सृजनशीलता के प्रति। हमारा जो भारत का जो पारंपरिक संगीत है, पारंपरिक गीत है, लेखन की शैली है, लेखन की परंपरा है, जहां हम सृजनशीलता की बात करते हैं, पहले हमारे क्रिएटिव राइटिंग के कक्षाएं होती थी, कोर्सेज संचालित होते थे, तो ये सब अगर एआई से हम करने लगेंगे तो उसका क्या होगा। और दूसरी बात की, जैसा सर ने कहा कि अब एक भी बच्चा, सर, नॉट इवन सिंगल स्टूडेंट इन द क्लास
दे आर मैंने दे आर नॉट राइटिंग विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सबका सब बच्चा आज ये वो बिल्कुल उसे लिख रहा है। तो ये जो एक क्राइसिस होगा, जो विदेश हैं या यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ के लोग अधिक पढ़े लिखे हैं, सजग हैं, उनके लिए तो समस्या शायद नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा बहुत बुरी स्थिति में है और पिछले कुछ वर्षों में जो और दुर्दशा हुई है शिक्षा की, ऐसे में एआई तो मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से हमें ध्वस्त करके रखेगा। हम चाहेंगे कि आप इस पे प्रतिक्रिया दें, और इसके लिए अगर आपके मन में, आपने ये भी बात की है, मैं सब लिख रहा था, आपने रेगुलेटरी की बात की, लीगल गाइडेंस की गाइडलाइंस की भी बात की है। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं एआई को एक्सेप्ट करने में, वहां पर भारतीय शिक्षा की क्या दुर्दशा होगी, थोड़ी सी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे आप जरूर दें। और जब हमने वाद्य यंत्रों की बात की, तो हमने एक प्रोजेक्ट भी किया था सर, जब मैं तेजपुर में था, कि जो हमारे खासतौर से आदिवासियों के वाद्य यंत्र हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, उनके संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम एआई से बैकग्राउंड म्यूजिक के रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं और संगीत को रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मैं इसमें, जैसे अभी आपने आदिवासियों की बात की, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि जो कुछ एआई एप्लीकेशंस ऐसी भी डिजाइन हुई हैं भारत में, जो भारत का जो लोकगीत संगीत है उसको ढूंढ ढूंढ के, कि कहीं अगर दुनिया के किसी भी कोने में उसका कोई अगर है कहीं भी डेटाबेस, तो उसको भारत के आम आदमियों के सामने लाने में एआई मदद कर रहा है। ठीक है। अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं कहीं बैठा था तो एक सज्जन मुझे मिले। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश लाइब्रेरी ने राजस्थान का सारा जो फोक फोक लोर है उसको रिकॉर्ड करके वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में ले गए हैं। ठीक है। हमने तो वो रिकॉर्ड किया ही नहीं कभी, हमने उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं किया। कम से कम एआई अब उस तरीके का सेटअप तो हमारे सामने आ रहा है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने लेके आ रहा है। ये कहीं ना कहीं, मैं सिक्के का दूसरे पहलू की बात कर रहा हूँ कि मैंने जब अपना करियर शुरू किया था टेलीविजन प्रोडक्शन में, तो सारे, मतलब हम यूं कहें कि लगभग 400 के आसपास चैनल थे, और वहाँ एंट्री करना इतना मुश्किल था कि भी आपको कम से कम जो है 10 जगह से कहलवाना पड़ेगा। ठीक है। अगर किसी का कोई नोन है तो वहाँ एंट्री आसान हो जाती है, अगर नोन नहीं है तो एंट्री नहीं है। आज देखिए इसका ऐसा, मतलब हम यूं कहें कि कंटेंट जनरेशन का और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का इतना बड़ा दायरा हो गया है कि आपको किसी के साथ आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है रोजगार के लिए। आप अपना जो है सेटअप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। और भारत इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग चॉइस है कंटेंट को लेके। आज आपके पास प्रिंट मीडिया का एक अखबार आता है 20 पेज का, उसको बिना खोले हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लास्ट पेज पे कौन सी खबरें होंगी, सेकंड लास्ट पेज पे कौन सी होंगी। मतलब हमें पिछले 40 सालों से ये अंदाजा है कि फ्रंट पेज पे देश की मुख्य खबरें छपेंगी, दूसरे पेज पे कौन सा छपेगा, तीसरे पे कौन सा छपेगा। वही है, सीमित कंटेंट है। लेकिन आप ये देखिए कि डिजिटल टेक्निक ने, जो हम एनालिटिक्स की बात कर रहे थे कि कौन सी जनसंख्या को किस तरीके के कंटेंट की जरूरत है, क्या सर्च कर रहे हैं, वो हमें एआई के माध्यम से पता लग रहा है, मीडिया पता लगा रहा है। और उस कंटेंट की डिलीवरी में जो है, जो गैप था डिलीवरी और जो है यूज में, वो भी तो कम हो रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है उसमें कि आप कंटेंट जनरेट कीजिए, अलग अलग तरीके का कंटेंट जनरेट हो रहा है। आज से कुछ मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो ये कहते थे कि भी हमारा ये बिहार से हैं, वो बिहार और झारखंड से हैं, कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे माँ बाप ने हमें भोजपुरी बोलने से रोका। आज देश भर में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा
वायरल होने वाली भाषा ही भोजपुरी है। तो सबसे ज्यादा कंटेंट जो है भोजपुरी में लाइक किया जाता है। तो ये एक तरीके से नए ट्रेंड्स हैं कि जो लोकल लैंग्वेज में जो कंटेंट है वो भी डिमांड में है। ठीक है। आज से 20 साल पहले जो गिने चुने जो मीडिया हाउसेस थे उन्हीं के हाथ में बागडोर थी, लेकिन आज हमारे पास हमारी पॉकेट में टेलीविजन भी है, रेडियो भी है और न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन भी है। इवन हमारी पॉकेट में वो मीडिया नहीं है, वो मीडिया हम जनरेट भी कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें। अगर हम देखें तो अगर यूपी की जनसंख्या को ही देख लें तो ज्यादातर देशों की जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या यूपी की है। तो कितनी कंटेंट की डिमांड होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वो उस सिक्के का दूसरा पहलू वो भी है। हाँ, सूरज थैंक जी। यू। हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम, मैं सूरजदेव प्रसाद और वर्तमान समय में विद्या विश्वविद्यालय मेरठ में सहायक प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहा हूँ, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में। सर, हाँ जी। मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ और निश्चित रूप से जो नई टेक्नोलॉजी है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे यहाँ, तो पुरानी चीज़ों से और नई चीज़ों के बीच में एक द्वंद्व हमेशा उभरा है। वो समाचार पत्र से लेकर के रेडियो के बीच में और रेडियो से लेकर के आगे, और इसके पहले भी सर इसी मंच से तमाम वक्ता भी आए हैं और उन लोगों ने बहुत सारी चीजें भी बताई है कि एआई से जहां तक हमें जैसे कि एक एप्लीकेशन, नॉर्मल एक एप्लीकेशन लिखना है, तो उसमें समय जाया करने के बजाय हमने जो है एआई से लिखवा लिया, तो हमारा टाइम बच गया और हम दूसरी चीजों में अपना टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो और कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों को सर बार बार एक चीज बताता हूँ एआई को लेकर के। मैं कहता हूँ कि इसके जो मतलब इसका जो फ्लो है, इसका जो प्रभाव है, उसको तो हम खत्म नहीं कर सकते। वो धीरे 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 वो चीजें और हावी होती जाएगी। बस ये है कि इसमें खुद को कैसे बचाना है कि एआई को से आप ले रहे हैं कई बार, लेकिन ये भी देखना है कि एआई को हम दे क्या रहे हैं, कि एआई जो कंटेंट और जो तमाम चीजों को उठा के आपको परोस रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं से कॉपी कर रहा है, कहीं ना कहीं से वो कंटेंट ले रहा है। तो मैं बार बार अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि आप मतलब उससे ग्रहण कर रहे हैं, उससे आउटपुट ले रहे हैं, या आप एआई को इनपुट दे रहे हैं। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि हमको कहीं ना कहीं ये भी सीखना होगा कि एआई के लिए हम कैसे कंटेंट क्रिएट करें, डिफरेंट जो ग्राफिक्स है उसको कैसे डिजाइन करें। इससे दो चीजें होंगी कि एक हमारा जो अपनी ओरिजिनलिटी होनी ही खत्म होगी, और दूसरा एआई को हम बहुत सारा दे सकेंगे। और ये द्वंद्व मुझे लग रहा है कि सर दोनों चीजें बराबर चलेंगी। कई बार क्या होता है कि चूंकि ये प्रारंभिक अवस्था दौर है, तो प्रारंभिक अवस्था में मुझे लग रहा है कि अभी हम कुछ ज्यादा ही से इन्फ्लुएंस है। फिर धीरे 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 एक ऐसा समय भी आएगा जब कहीं ना कहीं सेचुरेशन वाली स्थिति होगी, तब लोगों को, हम लोग को भी समझ में आएगा। मतलब ये स्थितियां जो है केवल स्टूडेंट्स के साथ नहीं है कि स्टूडेंट्स ही केवल एआई से सारा का सारा काम कर रहे हैं। तमाम हमारे जो शिक्षक मित्र हैं और तमाम जगहों पे हो, वो भी इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो नोट्स बनाना हो, पीपीटीज बनाने हो, या और भी इस तरह के कोई क्रिएटिव चीजें हैं। तो हम लोग भी इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन मुझे लग रहा है एक टाइम आएगा जब हम खुद भी समझेंगे कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनलिटी को, मैंने एक एग्जांपल लास्ट टाइम दिया था कि जब मैंने न्यूज इससे लिखवाना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगा कि एक ऐसा समय आएगा कि मैंने खुद न्यूज लिखना भूल जाऊंगा। तो मैंने फिर दोबारा से उसको स्टार्ट किया। एक जो मूल प्रश्न मैं जानना चाह रहा हूं सर, कि बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं जो इन टूल्स के बारे में जानते तो हैं, बट इसकी ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी टूल कोई स्वतः वो चल पाएगा, उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशिक्षण की जरूरत है। तो मैं भी बहुत सारे टूल्स देखता तो हूँ, बट मैं चला नहीं पाता उसको। तो मुझे लगता है कि एक चलाने वाली स्थिति को कैसे किया जाए। दूसरा था कि क्या सारे टूल्स फ्री वर्जन में होते हैं या इसको पेड होता है, तो क्या सभी लोग इसको पेड कर पाएंगे? पेड करने के बाद उसके कौन कौन से फीचर्स हम यूज कर पाएंगे? इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे सर। आपका बिल्कुल सही है कि भी जब भी नई टेक्निक आती है तो उसका अडॉप्शन किस तरीके से होता है वो हमारी मानसिकता पे डिपेंड करता है।
डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन शायद इसी और इंगित करता है, एम रोजर की जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है, कि भी हम उन 5 कैटेगरीज में से कहाँ खड़े हैं, कि हम इनोवेटर्स हैं या या अर्ली लास्ट में मेजोर लेगार्ड्स हैं। लेगार्ड्स हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ खड़े रहेंगे। और जब नई टेक्निक आती है, अब जैसे हम देखें कि जितने भी एआई टूल्स जो जनरेट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं विदेशों से जनरेट होके आते हैं। जी अभी सर। जब इसका यूज हमारे देश में बढ़ा है, तो भारतीय एप्लीकेशंस जो हैं अब बनने लगी हैं। और ये मार्केट जो है, मार्केट ड्रिवन ही है मीडिया। जैसे जैसे इंडियन कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इंडिया की एआई टूल्स भी जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, तो उससे जो है इंडिया का कंटेंट भी हमें जो है ज्यादा मिलने लग जाएगा। जी सर। जहां तक फ्री की बात है, तो आ, हम कंप्यूटर की जो दुनिया है, उसको डिजिटल मीडिया की जो दुनिया है उसमें देखें तो दो तरीके की विचारधाराएं हैं। हमेशा से दो तरीके की विचारधाराएं रही हैं। जी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स हमेशा डेवलप किए गए, ठीक है। एक ओपन सोर्स जो एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके हिमायती रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। आज से लगभग 25 साल पहले, 30 साल पहले भी इसी तरीके के दो विचार थे। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, जो हम टेक्निक डेवलप कर रहे हैं उसमें हमारा R&D लग रहा है, तो उससे हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, जो टेक्निक हम डेवलप कर रहे हैं वो लोक हित में होनी चाहिए, तो ओपन सोर्स रहे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, यूजर को कुछ जो है पे ना करना पड़े। तो ये हमेशा से दो तरीके के विचार रहे हैं। यहाँ भी दोनों तरीके के विचार हैं। कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो पेड हैं और कुछ फ्री हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक आगे एडवांस होती है, एडवांसमेंट जब आती है टेक्निक में, तो उसमें तरीके बदल जाते हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया में जो एप्लीकेशंस बने वो फ्री बने, या हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन और भी बढ़ जाए। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके का ट्रेंड आएगा उसी तरीके से ये मार्केट चलेगी, ठीक है। अभी हम यूं कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करते हो उसके फ्री जो वर्जन है, उसमें बेसिक चीजें करने की फैसिलिटी हमें मिलती है। बेसिक हम कुछ डिजाइन कर सकते हैं, और कुछ ट्रायल जो है मिलते हैं, 7 दिन का, 10 दिन का, या कितने हम प्रोडक्ट उसमें से निकाल सकते हैं, वो आप जो है फ्री ट्रायल में उसको देख सकते हो। लेकिन हमें जरूरत कितनी है उस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का कंटेंट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। उसी तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन की ओर जाना चाहिए, अदरवाइज हमें फ्री में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर दयानंद कादंड, संस्कार यूनिवर्सिटी। Sir, you can come up with your question. आज की जो वार्ता है वो बहुत ही ज्ञानप्रद, और आज का जो डिजिटल क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएशन है, उसके बारे में हमें बड़ी जानकारी मिली। परंतु संशय है आपकी मेरा आवाज। मेरा हाँ एक जी, बताइए। संशय है जी। ये हमें एआई क्रिएशन टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल करने में हमें उन पर कमांड कैसे करें, हम उनके आदी न हों, बल्कि उनको हमें अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रभावी ढंग से कैसे प्रयोग करें। जैसे कैनवा का प्रयोग है और है उनका हम, क्योंकि अब जो इनकी लिटरेसी है, उस लिटरेसी के मामले में अब हम भी उतने पारंगत नहीं हैं।
तो मेरा परमवीर जी से आग्रह है कि हम इनका प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का तो एक ही तरीका है, ट्रेनिंग सीखने पड़ेंगे वो आपको। वही वही मेरा भी प्रश्न था सर। कोई भी कोई भी टूल है उसका बेसिक सी चीज तो है कि भी हम उसको सीखें। ठीक है, वो चाहे पुरानी टेक्निक भी है। अगर आपको आज अगर पेज डिजाइनिंग का काम दे दिया जाए, ठीक है, कोरल ड्रॉ बहुत सालों से सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर को अगर हमें दे दिया जाए तो शायद हम पेज डिजाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो वही चीज है कि हमें सीखना ही पड़ेगा उसको, उसको समय देना पड़ेगा तकनीक को। ठीक है, और शायद हम जब तकनीक को समय देते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स भी पता लगते हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा, अगर आप सीखना चाहते हो तो आज की जो जनरेशन है उसके साथ रहना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। हम ये कतई मतलब पॉसिबल नहीं है कि उनसे दूर रहें, क्योंकि वो जितना क्रिएटिवली उसको इस्तेमाल करते हैं, वो अगर हम उसको नहीं सीखेंगे तो हम कहीं ना कहीं उनको सिखा भी नहीं पाएंगे कि इसका ये इस्तेमाल नहीं करना है। वो सिर्फ उसका जो है ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख रहे हैं, जबकि हम उसका एथिकल एस्पेक्ट उनको सिखा सकते हैं कि ये चीज जो है इस तरीके से नहीं की जानी चाहिए। ये हालांकि देखिए जब भी नई टेक्निक आती है तो उसका विरोध तो और या संशय तो मन में रहता ही है हमेशा। जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर का जब हम मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे आज भी याद है कि रेलवे ने और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के लोगों ने विरोध किया कि ये जो है जॉब को खत्म कर देगा। ठीक है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, आज देख लीजिए आप मार्केट में जाएंगे तो शायद हर पांचवी या छठी दुकान कंप्यूटर की है ना, चाहे रिपेयर की है, चाहे सेल की है, चाहे वो कस्टमर केयर की है। तो वो तो जब नई तकनीक आती है तो नया मार्केट खुलता है, और नई मार्केट में बहुत सारे नई चीजें सीखनी ही पड़ती हैं हमें। ठीक है, तो उसका तो काद्यान जी एक की ही मतलब तरीका है, सीखनी पड़ेगी चीजें, और नई तकनीक के साथ रूबरू होना पड़ेगा हमें। इसका बढ़िया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल संजीव भानावत सर हैं। लोगों ने जो है इतने शायद जो है अच्छे तरीके से नहीं अपनाया होगा डिजिटल टेक्निक को जितना संजीव भानावत सर ने अपनाया। और हम देखिए दुनिया के देश के अलग अलग हिस्सों से आज इस प्लेटफॉर्म के, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और कोविड में हमने इसका जो है वेबएक्स का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में हमने छोड़ दिया। लेकिन कम्युनिकेशन टुडे आज भी उस प्रथा को चलाए हुए है, तो हम इतनी सार्थक बातचीत कर पा रहे हैं। नहीं, ये बात वो तो सही है परमवीर जी की, अभ्यास से ही होगा। हाँ पहले जी। यूट्यूब में ये अपलोड करने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। और मुझे हाँ तो याद आ रहा है, ये पहली बार जब ये ऑनलाइन किया था तो ये समझ में नहीं आता था कि पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज इस पे जाएगी नहीं जाएगी, और कहाँ से वीडियो ऑन होता है और कहाँ से ऑफ होता है ये भी नहीं पता होता था। बच्चों को बुलाना पड़ता था। तो ये तो जी आपने जी। सही कहा कि निरंतर अभ्यास है, वो जरूरी है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं, आज मैं पढ़ रहा था कि फिनलैंड में मोबाइल बैन कर दिया, एआई बैन कर दिया स्कूल्स में उन्होंने, ताकि जो हम्म। क्रिएटिविटी है बच्चों की वो जागृत रहे। तो चैलेंजेस सब अच्छा, मुझे तो ये भी लगता है कि आपने जो कहा ना कि बच्चे क्रिएटिव हैं, कोई अच्छा लिखता है तो भी संदेह होता है कि इसने कहीं एआई से तो नहीं लिख लिया है, ये स्थिति हो गई है। ये मतलब विश्वास वो नहीं होता है कि वो उसका लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ये है सर। उसमें देखिए जो हमने एक शायद पक्ष जो इसका रह गया हमसे डिस्कस होना, वो इसके एथिकल यूज की जो बात है उस पे वही महत्वपूर्ण। बात खुल के होनी चाहिए कि इसका किस तरीके से हम संयमित और मतलब नैतिक तरीके से इसका इस्तेमाल करें। हम्म। वो बहुत जरूरी चीज है। वो चाहे किसी भी मीडिया की है, हम मतलब डिजिटल मीडिया की बात करें तो डिजिटल मीडिया की हर विधा में यही बात है कि उसका नैतिक इस्तेमाल जो है वो बहुत जरूरी है। वो शायद हमें
मीडिया लिटरेसी की जो बात है वो हमें स्कूली स्तर पे जो है ना बात शुरू करनी पड़ेगी कि आपको क्या, जब अब जैसे अ, अभी एक पिछले हफ्ते की बात मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त हैं, शिक्षक हैं स्कूल में। वो मुझे एक फोटो दिखाते हैं कि ये देखो 1912 का एक साइकिल के लाइसेंस का जो है ना सर्टिफिकेट है, ठीक है। और उसमें तारीख 1912 की लिखी हुई है, ठीक है, हमीरपुर जिला लिखा हुआ है और भारत सरकार लिखा हुआ है। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि देखो उस टाइम तक ना तो हमीरपुर जिला बना था, गूगल पे चेक किया तो वो बना 1937 में। तो ये 1912 का हो नहीं सकता क्योंकि तब तक वो जिला नहीं था। भारत सरकार तब तक थी नहीं क्योंकि 1947 में वो बनी है, उसके बाद भारत सरकार लिखने लगे हैं। तो वो फैक्ट चेक का भी नहीं पता बहुत से लोगों जी, को उसके कि आगे एक और हुआ। आप तो साइकिल की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक अभी वायरल हुआ है यहाँ के, हमारे इधर के एरिया में, बीकानेर में पैदल चलने का लाइसेंस मिलता था। अच्छा। और वो जो उसमें ईयर 1400 कुछ दिया हुआ है, उसमें बीकानेर रियासत उस रूप में नहीं थी जो बाद हाँ। में लोगों ने कहा। तो सर इतनी, सिर्फ जी। अच्छा, क्षमा फिर क्या करेंगे हुआ, सर, चैट सिर्फ जीपीटी ने, सर क्षमा नहीं, करेंगे, बीकानेर रियासत ही नहीं, उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था। और जिस अरे समय का वो सर्टिफिकेट है, जिस भाषा तरह से इतनी, लिखा हुआ, और उसकी लेकिन वो भाषा कौन इतनी, फैक्ट चेक करेगा? बालाजी उसकी भाषा इतनी प्रांजल थी कि 1400 ईस्वी में वो लाइसेंस और उस तरह के शब्द ही नहीं हो सकते। फिर हाँ चैट बिल्कुल। जीपीटी को किसी ने कहा, उसने बीकानेर की जगह जयपुर लाइसेंस हो। ये तो हम्म। बहुत कमाल होते जा रहे हैं कि किस तरह से। तो यही चीज है सर, लिटरेसी से ही इसको मतलब रोका जा सकता है। और मीडिया लिटरेसी को स्कूली स्तर पे ही शुरू किया जाना अपन जब चाहिए। तक वो रोकते हैं वो एक बहुत कुछ नुकसान कर चुका होता है। ये जो अभी बात नुकसान कर रहे कर थे ना, बात चुके हैं, नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। ये नई चुनौतियां आ गई है। चलिए हम्म। जी। तो मुझे लगता है इसे खत्म किया जाए, काफी टाइम हो गया। जी काश ये सर। जो अभी डिस्कशन हुआ उस समय आवाज ठीक होती तो हाँ आपका जी प्रारंभिक वक्तव्य ठीक तरह से सुन लेते, है ना। सर। ठीक। तो अब तो जी ये सर। है कि वो जो आपने टूल्स बताए हैं, ये इस वीडियो का लिंक आपसे शेयर करूंगा। ठीक और है कोई सर। ऐसा टूल हो जो आपकी उस दबी हुई आवाज को ठीक कर दे, ठीक है। कोई हो तो देखना आप, ताकि इस हाँ। जो शुरू का पार्ट है वो भी थोड़ा सार्थक रहे। डिस्कशन जी तो सर। बहुत बढ़िया हुआ है, आपका वीडियो भी ऑन है ना। जी सर। जी और सर। आपके मुस्कान के साथ बातचीत को भी हम सुन रहे हैं है ना। लेकिन शुरू का करीब 15-20 मिनट वो बड़े कष्टप्रद थे, तो उन्हें आप देखिएगा वो यदि शायद हो सकता है कि किसी मतलब की वजह से या इस तरीके तकनीक है, का कुछ हो सकता है। टेक्नोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस है, अपन हेल्पलेस है, वहां कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, ये पाकिस्तान यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, तो वो अच्छा भी अच्छा। एक कई बार हाँ, दिक्कत आपका होती तो जो नया कैंपस मैंने देखा है, वो कभी है। हाँ, बम गिरा तो बॉर्डर पहला एरिया वही पे है। गिरेगा, भगवान न करे ऐसी स्थिति आए। इतने पास में हो पाकिस्तान के आप, और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बनी है। क्योंकि मैं तो जी दोनों सर। जगह आया हूँ, पुरानी बिल्डिंग में आया हूँ, नए जब शिफ्ट हाँ, किया ही कहा था डिपार्टमेंट, तब मैं आया था आपके वहाँ अब तो और भी बहुत सारा सुंदर हाँ, कैंपस बन गया है सर, कभी बहुत आइए बढ़िया आप। बढ़िया होगा। बाकी बहुत हाँ। सुंदर कैंपस था, इसमें कोई दो राय नहीं है तो हाँ अभी कैंपस से वहीं मकान वहीं होगा आपका, तो वहीं से बात कर रहे जी, होंगे। हाँ हाँ जी सर, वही। हाँ, तो ये भी तक हो सकता है समस्या हो इस तरह की, है ना। आती है उस तरीके की समस्या हाँ तो कई हाँ बार। हाँ, नहीं लेकिन अभी बहुत बढ़िया डिस्कशन है। तो चलिए अब जी। वोट ऑफ, अच्छा एक सूचना और है, हमारी अगली जो हमारी ये है वेबिनार अगला, वो 25 मई को है। और उसका जो विषय है, वो मेरे ख्याल शायद हम मित्रों को पसंद आएगा। वो हमने रखा है आर के लक्ष्मण, द कार्टूनिस्ट हु कैप्चर्ड इंडियाज कॉमन मैन। जो कार्टूनिंग की दुनिया से परिचित हैं वो जानते होंगे आर के लक्ष्मण में किस तरह से कॉमन मैन, यू सेड इट, टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका कॉलम था। तो हमारे एक विद्यार्थी कम मित्र हैं, डॉक्टर सैयद तनवीर, जो एफटीआईआई में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं। जोधपुर के लाचू मेमोरियल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। उस समय मैं 2-3 साल तक लगातार लाचू मेमोरियल में गया था, अलग अलग उनके एक्टिविटीज़ में, तब उनसे मेरा परिचय हुआ था और अब वो टीचिंग में आ गए हैं। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, उनका पीएचडी आर के लक्ष्मण के कार्टून्स पर है।
तो वो आर के लक्ष्मण की उस कार्टून परंपरा पर बात करेंगे 25 मई को शाम को, यही समय और यही हमारा लिंक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर प्रियंका जी से वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। Respected participants, colleagues and guests, on behalf of PPI CAMP, really I extend my heartfelt gratitude to everyone for joining us today on 215th webinar on the topic AI tools and content creation। इस टॉपिक के बारे में मुझे लगता है सभी बहुत सारे एक्सपेक्ट कवर किए हैं और जो चीजें मिस हो गई मुझे लगता है रीडिंग डिस्कशन के कवर द रेस्ट। ठीक है, दो हमेशा ज्ञान की कमी रहती है और हमेशा उससे ऐड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वी कैन ऐड समथिंग मोर। I would like to express our sincere appreciation for Dr. Paramveer Singh sir, Professor Department of Mass Communication. Their expertise and engaging presentation have great understanding of how artificial intelligence transforms content creation in this digital age. Sir ने बहुत beautifully highlight किया difference between traditional and digital content with AI assisted and content production. Sir has discussed the AI production and have discussed topics related to including writing, monitoring, fact checking, content aggregation, such as ChatGPT. Sir, we have discussed many tools related to creation of content, related to editing, related to editing, Canva के बारे में बताया. So we have covered all the related aspects which we required in today's scenario. For detailed for detailing, we need to wait and start doing practice on it, because without practice, this is not possible कि हम किसी भी एक tool को सीख पाए. Practice is needed for it. So we have gained deep knowledge about AI tools for visual content creation like Runway, Sora, Filmora in video, along with AI-powered writing tools. So such as Beat, IO, Simplified AI, and Descript. The session further explored the revolutionary development related to audio production through tools like 11 Labs, Mood, Adobe Podcast, and Suno AI. So we have covered related all the tools. But basically, अगर हम AI और content creation की बात करें तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम content create करें, उसमें जो improvement है that can be done through AI, but जो content creation है वो हमारा purely होना चाहिए. उसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए we can use AI, definitely use AI for that, but because ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपनी ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने में हमेशा मदद करेगा. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट जो हमें सुन रहे हैं कि वो इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आए कि कंटेंट क्रिएशन उनका हो, क्रिएटिविटी उनकी हो. और आई गेस फॉर श्योर टू सम एक्सटेंट AI can never replace a creative mind. AI can never replace the human intelligence. Human intelligence is the one who is creating AI. So nowhere जिनके पास अपना intelligence है, जिनके पास अपना talent है, they can do things better in further in future. So thank you everyone. Special thanks to Banawat sir and Professor Amin Huda sir, because ये दो हमारे strongest pillar है जिनके वजह से हम हर दिन हर वेबिनार में एक नया टॉपिक एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उस टॉपिक पे डिस्कशन कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने इंटेलिजेंस में, अपने नॉलेज में ऐड ऑन और अवेयरनेस ऐड कर पा रहे हैं. सो थैंक यू सर. Special thanks to all the participants for your active involvement and thoughtful questions. You made this session interactive and meaningful. We look forward to your continued participation in our further webinar as well. So once again, thank you all for making this event and webinar successful. Thank you, sir. चलिए साहब, हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद. और जैसा परमवीर जी ने कहा था कि आजकल टीचर्स भी AI का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे टीचर्स को एक सलाह है कि यदि AI टूल्स का उपयोग वो करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करें. अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक हो गई क्योंकि वो AI टूल्स के आधार पर उनको नोट्स दिए गए, तो विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी कि ये तो हमारे पास भी है टूल्स, ये तो हम भी अपने आप कर लेंगे, इसके आगे की बात कीजिए. तो मुझे लगता है कि अब जो शिक्षण है आने वाले टाइम में वो और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अब जो AI के पास है उससे आगे की बात आपको विद्यार्थियों के साथ करनी है. इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.